नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कौशांबी की कर लेते हैं। कौशांबी के बाद अब मिर्जापुर सीट पर भी राजा भैया ने दांव खेल दिया है। अब अनुप्रिया पटेल राजा भैया के बीच वार पलटवार शुरू हो चुका है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी के कई नेता मिर्जापुर पहुंच गए हैं। राजा भैया भी मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और इसी के साथ मिर्जापुर का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। इस दौरान मिर्जापुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी ताल ठोक रही है। वहीं मिर्जापुर का रण काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि इसमें राजा भैया की भी एंट्री हो गई है। कौशांबी के बाद अब मिर्जापुर सीट पर राजा भैया ने अपना दांव खेल दिया है। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। वार पलटवार शुरू हो चुका है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी के कई नेता इस दौरान मिर्जापुर पहुंच गए हैं और राजा भैया भी मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि इससे पहले ही राजा भैया बोल चुके हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने जमकर राजा भैया पर निशाना साधा था, उसके बाद अब राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच वार पलटवार शुरू हो चुका है और मिर्जापुर के रण को और दिलचस्प बनाने के लिए अब राजा भैया मिर्जापुर में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, राजा भैया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान कहा था कि अब राजा पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं, जिसके बाद राजा भैया ने पलटवार किया। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से जनसेवक जनप्रतिनिधि पैदा होता है। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है राजा भैया की पार्टी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पूरी तरह से चुनाव के मूड में है। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल प्रदर्शन कर सकती है। सपा कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे राजा भैया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, घोषित राज्य से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच की ये जो लड़ाई है ये गहराती जा रही है और इसने पूरी तरह से यूपी की सियासी तपिश बढ़ा दी है। प्रियम।
बिल्कुल या देखिए जिस तरीके से बयानों का वार एक दूसरे पर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं उसने अब बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई से जो नुकसान होगा वो बीजेपी के होगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से बयान अनुप्रिया पटेल जो है प्रतापगढ़ जाती हैं और वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर उनके पक्ष में वो प्रचार प्रसार कर रही थी और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया था कि अब जो है कोई भी राजा माँ की कोख से नहीं पैदा होगा, बल्कि ईवीएम तय करेगी कि कौन राजा बनेगा और कौन रंक बनेगा। और इसके जवाब में राजा भैया जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, जनसेवक पैदा होता है। ठीक है, अब प्रियम जी आपको रोकना चाहूंगी। अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। अवनीश जी, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच की जो लड़ाई है वो गहराती जा रही है, यूपी का सियासी तापमान जो है उसने बढ़ा दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? जो चल रही है टीवी पे या मीडिया के जरिए, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क निचले स्तर की जनता पर नहीं पड़ता है। ये 70 साल का भारत का लोकतंत्र बहुत तरह से परिपक्व हो चुका है और भारत की जनता पूरी तरह से परिपक्व है। केवल बयान ब्यूरो पे काम होता तो ऐसे ऐसे बयान देने वाले लोग हैं जो वोट बदलते रहते हैं। जनता पूरा मन बना चुकी है। जनता का पूरे मन में कोई संदेह, कोई शक, शुबा नहीं है। जनता का पूरा ध्यान, जनता का पूरा प्रेम, जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तरफ है। लेकिन प्रतापगढ़, कुंडा, कौशाम्बी, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ राजा भैया का काफी दबदबा है और अगर राजा भैया नाराज चल रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं इस नाराजगी को? रिया जी, ये जनता जब सीधे जुड़ जाती है, ऊपर से बड़े नेता से जुड़ जाती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऐसी शख्सियत है जिसमें कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरे नेताओं से ज्यादा। तो ये आने वाले समय पे आप देखेंगे 4 जून को जब खुलेंगे, नतीजे आएंगे सामने, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे माननीय। ठीक है, अवनीश जी हमारे साथ कुंवर ब्रजेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जनसत्ता दल से नेता हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से अवनीश जी कह रहे हैं कि छोटे नेताओं से या क्षेत्रीय नेताओं से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्या कहिएगा? नमस्कार मैम, देखिए फर्क तो बहुत पड़ता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर इनका ये जज्बा है इनके अंदर कि फर्क नहीं पड़ता है, आने वाला वक्त बताएगा कितना क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं पुनः वह बात को दोहराऊंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अगर फर्क नहीं पड़ता तो विधान परिषद के चुनाव में फर्क क्या पड़ा था? फर्क वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर जनता की भी हम बात करें तो ऐसा नहीं है। कुंडा में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हुआ था विधानसभा में, ऐसी बात नहीं है। हमने तो जब मौका आया हमने दिया है, लेकिन लोगों ने क्या समझा उसको, वो फर्क अब 4 जून को पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं अवनीश जी, अगर फर्क नहीं पड़ता तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों का सहयोग लेती है? देखिए, मेरा आप कहने का मतलब दूसरी तरह से लगा रही है। मैंने ये कहा है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हो रहा है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो जनता का जुड़ाव सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ होता है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ होता है। तो शीर्ष नेतृत्व से जनता से सीधा जुड़ाव नरेंद्र मोदी जी का है और नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता, प्रदेश की जनता, हर क्षेत्र की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जो अभी तक रुझान जो आ रहे हैं उसमें ये दिख भी रहा है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरफ। अवनीश जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी पूरी हो जाने दीजिए बात। और जहां तक सबका सहयोग होता है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, हम सबका साथ लेते हैं। जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो देश की तरक्की चाहते हैं, जो जनता का सच्चा विकास चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जुड़ते हैं। छोटे दल भी आ रहे हैं, स्थानीय नेता भी उसमें साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि स्थानीय स्तर पर जो बयानबाजी होती है उसका फर्क बड़े नतीजों पर नहीं पड़ता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो जनता का रुझान हो रहा है वो रुझान बना हुआ है। चलिए, फर्क कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये 4 जून बताएगा। लेकिन अवनीश, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि राजा भैया की पार्टी ने, जनसत्ता दल ने आप लोगों को सपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन अब आखिर अगर राजा भैया नाराज है तो नाराजगी की वजह? देखिए, ये तो राजा भैया ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश को, मैंने फिर दोबारा से मैं उसको बात को दोहराऊंगा, जो देश की तरक्की चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, हर वर्ग की तरक्की और हर वर्ग की उन्नति सच्चे अर्थों में चाहते हैं, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और
अन्य वादों से छोड़कर ऊपर बढ़ना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब संकल्पबद्ध है और संकल्पबद्ध नहीं है उसके नतीजे भी मिल रहे हैं। ठीक है अवनीश जी। ब्रिजेश जी, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब की बार राजा जो है पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं, ईवीएम में बटन दबाने से पैदा होते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये बहुत ही ओछा बयान था उनका, मोहतरमा का। उनको शायद ये मालूम नहीं है, पढ़ी नहीं है शायद, कि ईवीएम से राजा या कोई पैदा नहीं होता है। ईवीएम से पैदा होता है जनप्रतिनिधि, ईवीएम से पैदा होता है जनसेवक, जो कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको निभाते भी हैं। और उन्होंने कहा भी अपने वक्तव्य में कि ये देश स्वतंत्र के बाद ही राजे रजवाड़े खत्म हो गए थे, लेकिन ये भी नितांत नहीं है कि ईवीएम से राजा रजवाड़े पैदा होते हैं। नेता होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के सेवक जिनको कहा जाता है, वह पैदा होते हैं। ये बहुत ही घटिया और ओछा बयान था, लेकिन मुझे तो बड़ा हतप्रभ हूँ कि इसके बारे में आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं बोला कि किस तरह का बयान दिया है। क्या एक तरफ तो आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सब कुछ, लेकिन अगर कोई किसी पर टिप्पणी कर रहा है वो भी अनर्गल, आप देखेंगी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की, ना कभी किसी के खिलाफ कोई अपशब्द बोला है। हमेशा देश हित में, हमेशा राष्ट्र हित में, हमेशा धर्म हित में। अब सनातन की चर्चा हो रही थी, एक भी नेता नहीं बोलते थे उस समय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सनातन पर अपना वक्तव्य दिया था। तो वो सारी चीजें हैं। आज जरूर आहत हुए हैं सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनसत्ता दल का परिवार है। और ये छोटे दल की बात अगर करते हैं तो हम इतने छोटे भी नहीं है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से भी हम बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, हम बहुजन समाज पार्टी से भी बड़े हैं उत्तर प्रदेश में। आप किसकी बात कर रहे हैं? छोटे की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए चैनल पे। बिल्कुल, यानी राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच की ये लड़ाई आखिर किसके लिए नफा नुकसान बनकर साबित होती है, ये शायद वक्त बताएगा। ब्रिजेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल का इस तरह से बयान देना, अब सूत्रों के हवाले से खबर कि राजा भैया शायद समाजवादी पार्टी को वैसे तो समर्थन दे ही रहे हैं, अब उनके दफ्तर या कार्यालय पहुंचकर भी समर्थन दे सकते हैं और मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर कितनी बड़ी टेंशन? देखिए, बिल्कुल टेंशन जो है वो साफ तौर पर, और टेंशन केवल मिर्जापुर सीट को लेकर नहीं है, बल्कि देखिए राजा भैया जो हैं वो साफ तौर पर प्रतापगढ़ के साथ साथ में उनकी जो आसपास के जिले हैं, जो आसपास की अन्य सीटें हैं, चाहे वो कौसाम्बी की सीट हो, चाहे फिर वो प्रयागराज की सीट हो, उन पर भी साफ तौर पर थोड़ा सा उनका जो है कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव उनका रहता है। और कहीं ना कहीं अगर वो, हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी को अपना समर्थन करने के लिए, उनके किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से बयान आया है और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मिर्जापुर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चूंकि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, इसलिए साफ तौर पर इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को पहुंचेगा। हालांकि देखना होगा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस डैमेज कंट्रोल को कैसे जो है इसको डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं साफ तौर पर अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के लिए ये लड़ाई काफी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल प्रियम, यानी अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच की ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन साबित हो सकती है। वहीं ये देखना होगा बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कुछ किया जाता है और उसका कितना नफा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट से निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, अभी उनको कोर्ट में साबित करना है। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे पास बेगुनाही का पूरा सबूत है, मेरे बेटे को टिकट मिल गया है, अब दिल्ली पुलिस को आरोप साबित करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट से निकलते वक्त बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मेरे ऊपर सिर्फ चार्ज फ्रेम हुआ है, इन्हें साबित करना अभी बाकी है। भूषण जी ये बताइए, आरोप तय हो चुके हैं, आपने कहा था अगर आरोप में तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा, आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप? आपने जो कहा, आपने आरोप, हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने जो
कुछ लगाया है, वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सारे सर कोर्ट ने चार्ज आप तो भुगतना पड़ा कर टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया यार। आपने कहा कि भाई मैं गलती नहीं है, तो आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, आपने गलती के लिए भी गलती नहीं मानूंगा, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, गलती नहीं है, आपने कहा गलती नहीं करनी। हाँ बोल रहे साहब, बोल रहे हैं, चल बोल नहीं रहे, पूछिए। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। हाँ सर चलते रहो। ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर अभी आपने कुछ रिकॉर्ड मांगा है सर, जो आपका ट्रेवल का आपके पास तमाम सबूत है, ये है सब। तो पुलिस आपकी सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस सीडीआर और होटल का एड्रेस वगैरह। न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है, अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर 400 पार हो रही है बीजेपी, 400 पार होगी बीजेपी। सर यूपी में क्या समझ रहे हैं, क्या रहेगा सर? 80 में से कितनी? कोई सवाल नहीं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आज सुनवाई हुई, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट से निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे ऊपर सिर्फ चार्ज फ्रेम हुआ है, उन चार्जेस को कोर्ट में साबित करना बाकी है। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत हैं। अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रिया देखिए, बृजभूषण शरण को लेकर के पहले भी कहा गया था कि लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन 6 आरोप लगाए गए थे, जिन 6 आरोपों में से 5 आरोप की आज चार्जशीट जो थी तैयार की गई थी, वो दायर की गई है और वहां दी गई कोर्ट में। वही सरकारी वकील ने बृजभूषण शरण से पूछा कि आपने जो गलती की है क्या उसको कबूलते हैं या नहीं। तो आप क्या, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं क्यों कबूलूं? तो देखिए, कहीं ना कहीं बृजभूषण साहब कह रहे हैं कि अगर आरोप है तो साबित कीजिए। उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस को भी बोला है कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप है, जो सबूत उन्होंने लगाए लेने हैं वो सबूत ले, क्योंकि जिन आधार पर मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं क्या वो सबूत है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस से सबूत मांगे गए हैं, अब दिल्ली पुलिस को सबूत देने हैं जिन सबूतों के आधार पर उन पर धाराएं लगाई गई हैं। क्योंकि जो महिला पहलवानों ने कई आरोप लगाए थे, उन आरोपों में कई मुकदमे दर्ज हुए, क्योंकि आईपीसी धारा की बात करें 354 के बयान भी हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस को वो सबूत इकट्ठे करने होंगे जिन सबूतों के आधार पर बृजभूषण शरण के ऊपर चार्जशीट तैयार की गई है। अब उधर बृजभूषण शरण ने कहा कि मेरे पास वो सबूत है जो मैं बेगुनाह हूँ और मेरे पास ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर आरोप होता है तो मैं उसको कबूलूंगा, लेकिन जो धाराओं में केस हुए हैं, जो उन्होंने बोला है, उसका एक भी सबूत नहीं है। अजय, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह बार बार यही कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं और मैंने कुछ भी जुर्म नहीं किया है, और वहीं दिल्ली पुलिस ने दूसरी तरफ चार्जशीट दाखिल की, और आज कोर्ट से निकलते वक्त जब सुनवाई पूरी हुई तो बृजभूषण शरण सिंह ने यही कहा कि मेरे ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए हैं लेकिन साबित करना भी बाकी है। क्या माना जाए इस पूरे मामले में, अब आगे क्या कुछ संभव? देखिए, अब चार्जशीट हुई है, जो सबूत है वो अब दिल्ली पुलिस को इकट्ठे करने होंगे, उन महिलाओं से बात करनी होगी, उन महिलाओं से वो सबूत लेने होंगे कि आखिरकार आपने जो सबूत जिसके आधार पर आरोप लगाए हैं वो सबूत कहाँ है। क्योंकि सबूत होना बहुत जरूरी है, कोर्ट भी सबूत के आधार पर ही चलता है और दिल्ली पुलिस भी सबूत के आधार पर ही केस दायर करेगी। लेकिन ऐसे में अभी कोई सबूत सामने नहीं आया, इसलिए बृजभूषण ने कहा कोर्ट के सामने कि मेरे ऊपर जो आरोप है उनके सबूत कहाँ है, मुझे सबूत दिखाइए, नहीं तो मैं वो सबूत दिखाऊंगा जो मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं है। मेरे पास सारे सबूत मेरे फोन में, यानी कि कोर्ट के सामने अपना फोन में लेके गया था, उसको दिखाया भी कि मेरे पास इसमें। लेकिन पहले वो महिला बताए, अब जो पहलवान महिला थी कि सबूत कहाँ है वो, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो जल्दी से वो सबूत इकट्ठे करे और पेश करे, नहीं तो ये जो है वो आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि मैं अब उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। तो कहीं ना कहीं अब जो केस है वो सबूतों का इस समय फंसा हुआ है। अजय, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब, और उस अगली सुनवाई के दिन क्या कुछ संभव, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से सबूत जो है पेश किए जाएंगे? देखिए, इसमें समय दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कब तक वो सबूत इकट्ठे कर पाती है, तो क्योंकि जब सबूत के तौर पर ही उनको पेश होना है, तो साफ साफ कहा कि सबूत, कोर्ट ने भी कहा कि जो सबूत है वो लेकर आइएगा, फिर अगली सुनवाई होगी। लेकिन लगातार बृजभूषण अपने आप को
बेगुनाही कह रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील ने जरूर कोशिश की थी कि विनय भूषण एक बार अपने आप को कबूले कि हाँ मैंने गलती की है। तो साफ मना करते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती करी होती है तो मैं इसको कबूल लेता है, जब गलती नहीं की तो मैं क्यों कबूलूं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पेज है सबूतों को लेकर के अटका हुआ है। अच्छा, जिस तरह से महिला पहलवानों ने काफी लंबा आंदोलन भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया और जिस तरह से बयानबाजी की गई, उसके बाद पूरा ये मामला चलता है, कोर्ट पहुंचता है और लगातार शुरुआत के दिन से ही बृजभूषण शरण सिंह लगातार यही बात कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब आज भी सुनवाई के बाद उनका फिर से ये बात कहना कि मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत है। क्या माना जाए कि अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बृजभूषण शरण सिंह ये सब बातें कह रहे हैं तो वो अपने जो सबूत है कब कोर्ट के सामने रखेंगे? बिल्कुल, देखिए यही सवाल बनता है कि आखिरकार अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं बृजभूषण पर, वो अभी तक कोई फुटेज ऐसी सामने नहीं आई है, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जो उनके खिलाफ जाता हो। वो बाबा यही कह रहे हैं कि आखिरकार मेरे खिलाफ जो सबूत है वो दिखाइए पहले, उसके बाद ही मैं कुछ मानूंगा। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, ना ही अभी तक दिया है। सिर्फ बयानबाजी के आधार पर बृजभूषण पर कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया और फिर चुनाव था उस समय उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि महिलाओं ने जो मांगा था वो उन्होंने बराबर बीजेपी ने भी किया, उनको कोई टिकट नहीं दिया और संसद है फेडरेशन बताया। लेकिन सबूत जो है मैन, वो सबूत कहाँ है जो सबूत के आधार पर बृजभूषण पर आरोप लगाए हैं। अब दिल्ली पुलिस का काम है, कोर्ट से भी FIR की गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन लिया। अब दिल्ली पुलिस को देखना है कि आखिरकार जो सबूत है वो कहाँ से लाएंगे, क्या महिलाएं जो पहलवान महिलाएं थी जो उनके साथी थे क्या वो सबूत दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए बृजभूषण लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, सारे राजनीतिक गठबंधन हैं जिस तरह से मेरे ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ आज भी कि अगर सबूत है तो मैं तैयार हूँ फांसी के लटकने के लिए। ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे जिले के हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार तड़के तेज रफ्तार में लग्जरी कार पोर्शे चलाकर 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रविवार तड़के करीब 3:15 बजे हुए भीषण हादसे में अनीस अहूदिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। दोनों IT पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब करीब 2 करोड़ की पोर्शे ने पीड़ित की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़ ने पोर्शे चला रहे 17 वर्षीय वेदांत अग्रवाल की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बाद में आरोपी वेदांत को जमानत मिल गई। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ वाइस के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। तो ये पूरा मामला पुणे का है, जहां एक लग्जरी कार चालक ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक में 2 इंजीनियर सवार थे और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं इस मामले के बाद आपको बता दें कि कार सवार नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसकी जमानत हो गई, जिसके बाद लोगों में इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। तो पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ा पूरा मामला है। आपको सीधा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये काम करेंगे क्या? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है। कांग्रेस तो
आजादी का सारा श्रेय भी एक परिवार को देना चाहती है। आपको मालूम होगा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया में स्टैच्यू मोदी ने बनवाया, लेकिन एक कांग्रेस का परिवार उस तरफ जाने का उनको डर लगता है कि इतने बड़े स्टैच्यू का अगर परछाया भी उन पर आ जाएगा तो शायद उनके लिए आफत आ जाएगी। साथियों, सपा और कांग्रेस का चरित्र ही विकास विरोधी है। सपा कांग्रेस के समय प्रयागराज से बहुत भेदभाव हुआ। आपको याद है ना कैसे बिजली के लिए यहां के लोगों को तरसा कर रखा जाता था। हर दुकान के बाहर जनरेटर का शोर और धुआं रहता था। आज हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी भाजपा सरकार में तो हर जिले को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। 2017 से पहले हमारे किसान भाई बहन रात रात भर जगकर खेत में सिंचाई करते थे। आज किसानों को भी आसानी से बिजली मिल रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।